छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, उसमें अपन आज सिर्फ भाषा को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं कि भाषा क्या है। वैसे भी आपको मालूम है कि भाषा क्या है, आपने 5th क्लास में पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा, उससे पहले भी 4th क्लास में। भाषा से सब परिचित है, भाषा से सब परिचित है ना। और भाषा की परिभाषा भी आपको मालूम होगी, याद भी होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये सब जो चीजें अपने 6th और 5th क्लास तक पढ़ी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन आज हम उसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं और थोड़ा सा अपन देखना चाह रहे हैं कि क्या भाषा सिर्फ इतनी थी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ये भाषा। फिर तो हम संकेत के द्वारा भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाई किसी को प्यास लगी है, कोई इशारा कर दे कि इस प्रकार से, या फिर उसको वो किसी को इशारा कर रहा है कि मेरे को पीना है, पानी पीना है, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि इसको प्यास लगी है ना। तो वो सांकेतिक भाषा होगा, सांकेतिक भाषा होगा, संकेत के द्वारा उसने अपने को कुछ बता दिया। तो यदि हम सिर्फ इतना ही मान लें कि भाषा जो है मुख से बोली जाने वाली भाषा है, हाँ, कई जगह पे आपने ये भी परिभाषा पढ़ी, मुख से बोली जाने वाली भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन ये भी परिभाषा उतनी ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे कि भाषा का क्या महत्व है ना। भाषा सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करने की, उसका और भी महत्व है ना। वो सब चीजें आज हम देखने जा रहे हैं और इसकी परिभाषा भी देखेंगे। कोई दूसरी प्रकार की परिभाषा भी आपके सामने होगी। चलिए देखते हैं भाषा की परिभाषा। हम देखें भाषा जो है भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। यही अपन ने अभी देखा कि भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। तो परिभाषा लगभग से जो आपने पहले पढ़ी वही परिभाषा अभी आपने यहाँ पे देख रहे कि भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है ना। आपने भी पढ़ा कि भाषा का अपन प्रयोग के आधार पर भाषा, प्रयोग की दृष्टि से जो भाषा है वो 6th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ और देखते हैं भाषा का वर्गीकरण करें तो स्वरूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आपने वहां पर देखा प्रयोग के आधार पर, एक लिखित और मौखिक भाषा है ना। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं भाषा का वर्गीकरण यहाँ पे कर रहे हैं। भाषा का वर्गीकरण कर रहे हैं तो देख रहे हैं स्वरूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लेकिन आप हमेशा ये याद रखो कि मुख्य रूप से जो भाषा के भेद नहीं बोलते हैं, भाषा के भेद दो ही प्रकार के, लिखित और मौखिक। आपको कोई पूछता भी, परीक्षा में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाषा के भेद होते हैं है ना, कितने, तो 2, लिखित और मौखिक। मुख्य रूप से अपन लिखित और मौखिक की बात करते हैं। अब भाषा के का वर्गीकरण अपन देखें तो स्वरूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इसको अलग अलग देखते हैं। स्वरूप के आधार पर देखें लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा स्वरूप के आधार पर, और यही अपन जानते हैं, इसी भाषा का ज्यादातर जगह पर उपयोग होता है। जो भी आप हमारा साहित्य है, हमारे इतिहास की जो भी बातें हैं, घटना है ना, ये सब कुछ जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, जो हमको हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ, वो लिखित भाषा के रूप में प्राप्त हुआ। अब लिखित और मौखिक से आपको मालूम है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या है ना। ये आप अच्छे से जानते हो कि लिखित क्या है और मौखिक क्या है। फिर भी इसको और थोड़ा सा आपको बता दें, लिखित भाषा भावों तथा विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना। भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना किसके माध्यम से? लिखकर। जो आप समाचार पत्र पढ़ते हो, जो पुस्तक आपके हाथों में है, जिन पुस्तक के द्वारा आप पढ़ रहे हो, जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये सब क्या है? ये लिखित भाषा का स्वरूप है, लिखित भाषा का रूप है। क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा यहाँ पे हो रहा है? लिखा हुआ देखते हैं, जो लिखित रूप में। तो भावों तथा विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, जैसे किताब पढ़ना, जो मैंने अभी आपको बता दिया, निबंध लिखना, ये सब लिखित भाषा के कुछ उदाहरण है। अब एक मौखिक भाषा, भाव तथा विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाना मौखिक भाषा। भाव तथा विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाता है। अब जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो चीज बता रहा हूँ है ना, इस बोर्ड को दिया आपने, देखो, यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण। हम जो बोलचाल एक दूसरे से बात करते हैं वो क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण। दूरदर्शन के माध्यम से जो समाचार आप सुनते हो है ना, दूरदर्शन के जो कार्यक्रम देखते हो
वो मौखिक भाषा का उदाहरण। तो भावों तथा विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाना, बोलकर जब एक विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते वो क्या है, मौखिक भाषा। जैसे बोल रही है वाह ये दोस्तों बहुत अच्छा, ये विचार एक दूसरे तक पहुंचा रही है बोलकर, यहाँ पर बोलकर दिखाया जा रहा है, साथ साथ है, इस प्रकार से ये वो बोलकर ये बात हो रही है, तो ये बता रहे हैं कि हम साथ साथ मौखिक भाषा का उदाहरण। अब प्रयोग के आधार पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और बोली। अब ये प्रयोग के आधार पर देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा और बोली। थोड़ा सा अलग अलग अपन देख ले सबको। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्र में होता है, किया जाता है। जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्र में किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। पूरे विश्व के अंदर जो भाषा को बोला जाता है, मतलब एक से अधिक राष्ट्रों के अंदर जो भाषा बोली जाती है। जैसे हम यदि कहें कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो हाँ अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि ये एक से अधिक देशों में बोली जाती है, विश्व के कई देशों में बोली जाती है, तो बोल सकते हैं अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रीय भाषा, जब किसी भाषा का प्रयोग एक राष्ट्र विशेष के अंतर्गत किया जाता है, एक ही राष्ट्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष राष्ट्र के अंतर्गत एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको राष्ट्रीय भाषा। जैसे राष्ट्र हमारे भारत के अंदर हिंदी भाषा का ज्यादातर प्रयोग, हमारे देश में बहुत सी भाषा है, 22 भाषाओं को हमारा देश संवैधानिक मान्यता देता है। हमारे देश में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन हिंदी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकतर हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, है ना, अपना मध्य प्रदेश, ये बहुत से ऐसे राज्य है जहाँ पर अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। ये कह लो कि भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो दक्षिण भारत के, पूर्व भारत के कुछ देश, कुछ राज्य है जहाँ पे लोग हिंदी को समझते भी है और थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, इसलिए हिंदी को हमारे देश की राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा घोषित की। 14 सितंबर 1949 को ये डिक्लेयर हो गया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये होगी राष्ट्रीय भाषा। अब हम देखते हैं मातृभाषा। तीसरा है मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो हम परिवार से सीखते हैं, है ना, जो हमारे परिवार, हमारे माता पिता के द्वारा हम सीखते हैं, आस पड़ोस के अधिकतर मतलब परिवार से सीखते हैं, परिवार के सदस्य से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। अब सबकी मातृभाषा अलग हो सकती, जो कश्मीरी भी हो सकती, किसी की राजस्थानी भी हो सकती, किसी की मराठी भी हो सकती, किसी की मलयालम भी हो सकती। तो ये जो मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। अब बोली को देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इस प्रकार सीमित क्षेत्र तक की बोली होता है। तो बोली जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। एक विशेष क्षेत्र में आप बुंदेलखंड में चले जाते हैं तो वहां पे बुंदेलखंडी बोली जाती है ना। कोका केरो, कितने जा रहा हो, ये आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे बोलते हो, पत्ता नहीं खड़के बोलना। तो ये सब जो भाषा है, बुंदेलखंडी भाषा सुनने बड़ा अच्छा भी लगता है, भाषा बोलियों को सुनने में मजा भी आता है। तो ये जो बोलियां है ये किसी विशेष स्थान की होती है, एक सीमित स्थान की होती है ना, सीमित 200-250 किलोमीटर के रेंज में ये बोली जाती है और वहीं की ज्यादातर लोग इसी बोली का उपयोग करते हैं। ये हो गई बोली। अब अपन आगे देखते हैं भारतीय भाषा का परिचय देखें तो आपको जो 22 भाषा के मैंने बारे में बताया, और आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सी ऐसी भाषा आपको मिल जाएगी, है ना, जो हमारे देश में बोली जाती है। और हम इसका और भी परिचय देखें तो इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। बेटा ज्यादा अच्छा है कि आप अपने बुक में उसको देखोगे तो ज्यादा आपको समझ में आए, याद भी रहेगा। भाषा का मानकीकरण। मानक भाषा का वह स्वरूप है जो सुव्यवस्थित हो तथा भाषा समुदाय के द्वारा स्वीकृत हो। अब एक मानक भाषा होता है ना, मानक भाषा से मतलब ये है कि एक ऐसा सुव्यवस्थित स्वरूप होना चाहिए, एक व्यवस्थित स्वरूप होना चाहिए जो सबके द्वारा उसको स्वीकृत किया जाए, उसको माना जाए, है ना। अब हम आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार आपने सुना होगा, चलो यार अपन चाय शाय पी लेते हैं, चाय शाय। अब चाय का उपयोग यहाँ था ही नहीं, अब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि चाय शाय पीने के लिए चले, चाय पीने चले, लेकिन हम बोलते समय बोलते हैं चाय शाय। तो ये इसका मानक रूप नहीं है, जो मतलब जो व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित हो तथा भाषा समुदाय के द्वारा स्वीकृत हो, उसको जो समुदाय है, समाज उसको स्वीकृत करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मानक भाषा
मानकीकरण कहते हैं उसको। अब दूरदर्शन में बोली जाने वाली भाषा है ना, ये मानकीकरण का होता है कि सुव्यवस्थित और परिष्कृत होती है वो। अब अगला है लिपि। ये भी आपके बुक में आपको मिलेगा लिपि करके पूरा। किसी भी भाषा को लिखित रूप में दर्शाने हेतु जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हमारे पास जिन चिन्हों के द्वारा हम पढ़ते हैं, हमको मालूम है कई लिखा, ये खई लिखा, एक निर्धारित चिन्ह बताया गया है ना। तो किसी भी भाषा को लिखित रूप में दर्शाने, तो जब हम उसको लिखित रूप में दर्शाते हैं, ये लिखा हुआ है और एक निश्चित चिन्हों के द्वारा उसको दिखाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, लिपि, है ना। और भारत के ज्यादातर जो लिपियां हमारे यहाँ पे आई हो वो ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी से आई, ठीक है। ये हिंदी लिपि यहाँ पे दिखाई गई है। संस्कृत की लिपि हिंदी है, देवनागरी जो है इसकी। परिज्ञान स्वरूप के आधार पर भाषा के लिखित और मौखिक स्वरूप के साथ सांकेतिक स्वरूप का वर्णन भी कुछ स्तरों पर देखने को मिलता है, किंतु अधिकांश व्याकरण रचनाकारों ने अध्ययन की दृष्टि से मौखिक और लिखित स्वरूप को ही स्वीकृति प्रदान की। अब आपने देखा यहाँ पे परिज्ञान के अंतर्गत देख रहे हैं कुछ जगह पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जैसे रोड पे चलते हो, आपने देखा ब्रेकर का एक साइन होता है ना, रोड पे वहां ऐसा नहीं लिखा जाता कि ब्रेकर है, कुछ ऐसे चिन्ह बना दिया जाता है, ब्रेकर टर्न हो रहा है, लेफ्ट टर्न का साइन होता है। ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग है ना। लेकिन विद्वानों के द्वारा ये माना गया है, अधिकांश व्याकरण रचनाकारों के अध्ययन से या जो विद्वान थे उन्होंने माना कि भाषा का दो ही स्वरूप है, लिखित और मौखिक, उसको स्वीकृति प्रदान की, लिखित और मौखिक को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन बहुत सी जगह आपने सांकेतिक भाषा का भी उपयोग होते हुए देखा है। बहुत सी जगह आप जैसे बड़े बड़े इमारतों में जाओगे तो एरो वगैरह लगे रहते हैं, तो हम समझ जाते हैं इस एरो से हम किस तरफ होना है। तो ये संकेतों के द्वारा भाव और विचारों की अभिव्यक्ति सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों का भाव को व्यक्त करते हो, सांकेतिक भाषा कहलाती है। और इसके अलावा इस आने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो अलग से दिया है भाषा का महत्व, एक इसमें और एक बात है कि भाषा का महत्व। अब बेटा भाषा का महत्व आप सब जानते हो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, विज्ञान का प्राण तत्व है भाषा। हमारी संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान का प्राण तत्व क्या है, भाषा, है ना। यदि भाषा नहीं होती तो हम इन सब चीजों की कल्पना नहीं कर सकते थे, हमारे विज्ञान की, हमारे ज्ञान की, हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, है ना। हमारा इतिहास जो हमको आज मालूम है, हमारे जो पुराण, बाइबल, गीता, जो भी आप धर्म ग्रंथ को आप देखते हो, घर में पढ़ते हो, है ना, ये सब कहाँ पे सुरक्षित रखा गया, भाषा से। लिखित भाषा का स्वरूप था, इसलिए आपके सामने आज तक, ठीक है। तो भाषा का अपना एक महत्व है और लिखित भाषा का विकास होने के साथ साथ ही हमारे सभ्यता का, हमारे संस्कृति का भी विकास हुआ, हमको ज्ञान, विज्ञान की जानकारी प्राप्त हुई। आज मान लो आप पाइथागोरस का प्रमेय को पढ़ते हो, थ्योरम को पढ़ते हो, पाइथागोरस का थ्योरम को पढ़ते हो, पाइथागोरस का उस थ्योरम को बना के लिख के चले गए, उसको आज तक पढ़ रहे हो। यदि उस समय लिखित भाषा का, इस भाषा का उपयोग नहीं होता, लिखित स्वरूप नहीं होता, तो क्या वो सब चीज आज आप देख पाते, पढ़ पाते, है ना। फिर से एक नया विकास करना पड़ता है, नया फिर खोज करनी पड़ती है, तो उसको लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो एक विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। हम ये कह ले कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और विज्ञान की आत्मा है भाषा। आत्मा मतलब वो यदि निकल जाए तो ये सब चीजें सब पीछे हो जाएगी, मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो भाषा का इतना अधिकार है ना। हजारों वर्ष पहले हमारे देश में शिक्षा कैसी थी, भवन निर्माण कैसे थे, कला कैसी थी, साहित्य कैसा था, ये सब जितनी हमारी पौराणिक चीजें हमको आज मिलती है, दिखती है, वो किसके माध्यम से मिलती है, उस लिखित भाषा के स्वरूप के माध्यम से ही मिलती है। तो भाषा का अपना एक महत्व है, बिना भाषा के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो छात्रों, अब चाहे आपको समझ में आ गया होगा और कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पर है जो अपने यहाँ से अभी देखें। आप कुछ चीज़ बात रखो, ये याद रखो, ये हमेशा याद रखना कि हमारे भारत की राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई थी। 22 भाषाएं हमारे पास है, हमारे जो संविधान है, हम 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। लिखित और मौखिक दो प्रकार की भाषा हमारी, है ना, लिखित और मौखिक। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जो कभी कभी पूछी भी जाती है, कभी वो आपके परीक्षा में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। अब इससे रिलेटेड और कोई आपके डाउट्स वगैरह होते हैं जो भी, तो जब क्लास लगती है ऑनलाइन क्लास, है ना, तो ऑनलाइन क्लास में और आप
जब चैप्टर पढ़ते तो आपके डाउट्स के साथ भी आया करो, आपकी जो परेशानी है वो भी आप देखा करो कि भाई क्या पूछना है सर से, इस प्रकार से बात करनी है ना। तो इस प्रकार का आप एक प्रयास कीजिए और इसके बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप जैसे ही पढ़ोगे तो बुक आपके पास है, वहीं पे आंसर भी मिलेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। और यदि आपको परेशानी आ रही है तो जब अपनी डाउट क्लास होती है, जब अपनी क्लास लगती है ऑनलाइन क्लास, तब आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।